7 अप्रैल 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट से 14 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए। बीएसई सेंसेक्स लगभग 2227 पॉइंट्स तक गिर गया और 73,137 पे बंद हुआ और निफ्टी 50 ने 3.24% की गिरावट के साथ 22,161 पर अपना दिन खत्म किया। अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं तो आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ होगा। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स यूएस, यूरोप, इंडिया, हर जगह केओस था। सब इंडाइसेस ने अपना सबसे बड़ा लॉस रिकॉर्ड किया। सेंसेक्स और निफ्टी जो जस्ट ऊपर ही उठे थे, उनका परफॉर्मेंस भी काफी डिसअपॉइंटिंग है। ये गिरावट मेनली ट्रम्प के चाइना पर 104% नए ट्रेड टैरिफ्स लगाने की वजह से हुई, जिसने ग्लोबल ट्रेड टेंशन और रिसेशन का डर और बढ़ा दिया। यूएस ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उनका कहना था कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है, जैसे सब्सिडीज देना और अमेरिकन मार्केट को फ्लड करना चीप गुड्स से। यूएसए तो ये टैरिफ कुछ कंट्रीज में लगा दी, पर इससे दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट्स का क्या होगा? आखिर गोल्ड और रूपी पे इसका क्या असर होगा? जानते हैं आज की इस वीडियो में। चैप्टर 1, व्हाई डिड मार्केट क्रैश? ग्लोबल ट्रिगर्स। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को समझना जरूरी है। जब दुनिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप बदलता है तो हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमिक्स भी उससे अफेक्ट होती है। पिछले कुछ महीनों से ग्लोबल इन्फ्लेशन ने सबको परेशान कर दिया था। यूएस में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर था और अब आप सोचिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। ये सब कमोडिटीज, एनर्जी प्राइसेस और कंज्यूमर गुड्स को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया और ये बात ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक शॉक थी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोन लेने की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और ये उन कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो अपने ग्रोथ के लिए बोरिंग्स पर डिपेंडेंट होती है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है और इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिस्क लगता है। ये सब फैक्टर्स मिलके एक नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं। और अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर ने भी मार्केट को बहुत इम्पैक्ट किया। वॉर की वजह से एनर्जी सप्लाई चेन में डिस्टर्ब आया और इससे कमोडिटीज के प्राइस काफी बढ़ गई थी। आप समझ सकते हैं कि जब सप्लाई चेन टूट जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्राइसेस भी बढ़ते हैं। ये सब ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव रिपल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। डोमेस्टिक कॉजेस। अब बात करते हैं इंडिया की सिचुएशन की। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और इसके लोकल फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ग्लोबल मार्केट गिरता है तो उसका इफेक्ट हमारे यहाँ भी पड़ता है। सबसे पहले ऑयल प्राइसेस का बढ़ना सबसे बड़ा कंसर्न था। आपको पता होगा कि इंडिया ऑयल का मेजर एक्सपोर्टर है। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करती है। ये इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं और सबको लगता है कि परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है। दूसरा मेजर फैक्टर था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया तो ये डोमेस्टिक इकोनॉमी पर काफी नेगेटिव इफेक्ट डाला। इससे जो बैंक्स हैं उनके लिए अपने लोन्स को एक्सपेंसिव बनाना पड़ा और ये उन कंपनीज को अफेक्ट करता है जो अपनी ऑपरेशंस को फाइनेंस करते हैं। ये सब चीजें मिलकर मार्केट में पैनिक और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही थी। टेक सेक्टर कोलैप्स। आपने देखा होगा कि टेक सेक्टर काफी गिर गया था। काफी सारे टेक स्टॉक्स जो पहले सुपर हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, अब उनकी प्राइसेस काफी गिर गई हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते हैं तब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करते हैं, उनकी वैल्यूएशन भी गिर जाती है। इसके अलावा अमेज़न, मेटा, टेस्ला जैसी कंपनीज भी काफी नुकसान में गई थी। आपको याद होगा कि टेक कंपनीज अपनी ग्रोथ को एक अनचार्टेड टेरिटरी के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ग्लोबल फैक्टर्स ने उनके लिए फ्यूचर प्रोजेक्शंस को अनसर्टेन बना दिया तो इन कंपनीज के स्टॉक्स गिर गए। ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन काफी रैपिडली हो सकता है, स्पेशली जब टेक स्टॉक्स जैसे हाई ग्रोथ कंपनीज का क्रैश होता है। चैप्टर 2, हु ब्लेड और हु सर्वाइव्ड। जब मार्केट गिर गया तो काफी सेक्टर्स को नुकसान हुआ। सबसे पहले टेक सेक्टर जो सबसे ज्यादा हिट लगी। जैसे मैंने पहले बताया, जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे रिलाई करते हैं, उनका वैल्यूएशन गिरने लगता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी इंपैक्ट हुआ। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और जब मार्केट गिरता है तो उनकी वैल्यूएशंस गिरने लगती है। दूसरा सेक्टर था कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। ये वो कंपनीज होती हैं जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स बेचती हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग अपने डेली एसेंशियल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और उन्हें नॉन एसेंशियल आइटम्स पे उतना पैसा खर्च करने का मन नहीं होता। इस वजह से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स भी नीचे गिर गए थे। अब इस पे इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन था? मार्केट क्रैश के दौरान सबसे पहले जो रिएक्शन आया था वो था पैनिक सेलिंग का। इन्वेस्टर्स को लगा कि मार्केट और गिर सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को सेल कर दिया। ये पैनिक सेलिंग और डाउनवर्ड मोमेंटम को बढ़ावा देता है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स ने एक फियर ड्रिवन एनवायरनमेंट क्रिएट किया और सबने अपने पोर्टफोलियोज को क्विकली एडजस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रखा। उन्होंने मार्केट को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई किया और हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म रिकवरी में कॉन्फिडेंस रखते हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अब इन सब में प्रॉफिट किसने कमाया? मार्केट क्रैश के दौरान जो लोग प्रॉफिट्स कमा रहे थे वो थे गोल्ड इन्वेस्टर्स। जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ हेवन्स में शिफ्ट करते हैं और गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन एसेट रहा है। जब मार्केट
में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी प्राइस भी काफी राइज कर जाती है। तो जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टेड थे उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसके अलावा डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे फार्मा और यूटिलिटी सेक्टर ने भी मार्केट क्रैश के दौरान अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखी। ये वो कंपनीज है जो लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है और उनकी डिमांड मार्केट क्रैश के बाद भी होती है। चैप्टर 3 इफेक्ट ऑन गोल्ड एंड अदर्स। जब मार्केट क्रैश होता है तो सबसे पहला ट्रेंड जो हम देखते हैं वो है इन्वेस्टर्स का शिफ्ट टू सेफ एसेट्स, और इस बार गोल्ड ने अपनी वैल्यू को ज्यादा प्रूव किया। गोल्ड ने मार्च 2023 के बाद अपना बेस्ट प्राइस टच किया, जो कि क्लियर सिग्नल है कि लोग अब सेफ एसेट्स जैसे कि गोल्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। गोल्ड ट्रेडिशनली एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो इन्वेस्टर्स अपने पैसों को गोल्ड जैसे सिक्योर ऑप्शंस में शिफ्ट करते हैं। इस बार भी गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर गया और सबने इसे अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। गोल्ड ने अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो कि एक रिलायबल एसेट माना जाता है। अब इससे हमारे रुपए पे क्या फर्क पड़ा? मार्केट क्रैश के दौरान रुपये भी लगभग 30 पैसे तक गिर गया था। ये सब मार्केट के ग्लोबल इंपैक्ट की वजह से हुआ। जब रुपये गिरता है तो इंपोर्ट्स काफी महंगे हो जाते हैं और जब इंपोर्ट्स महंगे होते हैं तो लोकल इकोनॉमी को भी इफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ ऑयल प्राइसेस पर। जब रुपये गिरता है ऑयल इंपोर्ट्स का कॉस्ट बढ़ जाता है और ये इन्फ्लेशन को और बढ़ाता है। ये डायरेक्टली कंज्यूमर की बाइंग पावर को अफेक्ट करता है। लेकिन गोल्ड की प्राइस ने थोड़ी डिफरेंट स्टोरी बताई। जब रुपये गिर रहा था गोल्ड अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा था। ये एक ग्लोबल कमोडिटी है और उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स पर डिपेंड करता है। जब सब कुछ अनस्टेबल था गोल्ड अपनी स्टेबल पोजीशन में रहा और इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ नेट बना दिया। चैप्टर 4 व्हाट कुड बी डन। हालांकि इतने बड़े सिंगल डे क्रैश के बाद ट्रंप ने 90 दिन का पॉज लगाया था अपने टैरिफ्स पर, एक्सेप्ट फॉर चाइना, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा रिवाइव तो किया, पर शायद एक टैरिफ वॉर भी साइन हो सकता है। मार्केट क्रैश के बाद सबसे पहला सवाल जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में था वो था SIP कंटिन्यू करें या नहीं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो SIP कंटिन्यू करना जरूरी है। SIP एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है और मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा होता है तब आपका एवरेज कॉस्ट लोअर हो जाता है। जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को इग्नोर करके आपको लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट क्रैश के दौरान काफी मदद करेगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे तो आप रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा और मार्केट को रिकवरी के लिए तैयार रखना होगा। मार्केट क्रैश के बाद जो सबसे जरूरी चीज आपको करनी है वो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रीइवैल्यूएट करना। आपको अपने कैश रिजर्व्स को भी मेंटेन करना होगा ताकि जब मार्केट रिकवर करे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की जरूरत ना पड़े। लास्ट में ये मार्केट क्रैश सबको एक लेसन दे गया। जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज को रिवाइज करना पड़ता है। हमने देखा कि मार्केट गिरने का ग्लोबल इंपैक्ट और डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से होता है, पर जब गोल्ड जैसे सेफ हेवंस की डिमांड बढ़ती है तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट का भी फायदा होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली मैनेज करना होगा और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जुड़ना होगा। तो क्या आप अपने स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए तैयार हैं?